गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति को, और फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ते हुए जो है हम बात कर रहे हैं यूरोप पर क्रांति के प्रभाव। हमने पीछे का जो लेक्चर है उसमें बात की थी कि फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़े, और आज हम पढ़ेंगे यूरोप पर क्रांति ने क्या प्रभाव डाले। कि जैसे एक इतिहासकार हैं हेजन, वो लिखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव इतने ज़्यादा दूरगामी साबित हुए कि अगर फ्रांस का इतिहास देखने लग जाएं, हम पढ़ने लग जाएं, तो वो पूरे यूरोप का इतिहास ही लगने लग जाता है। तो इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़े, जिनकी विवेचना आज हम करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव था फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर, वो था यूरोप का गुटों में विभाजन। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है पहले फ्रांसीसी क्रांति के जो है फ्रांस पे प्रभावों का अध्ययन किया। तभी जो है हमने एक सीमित मात्रा में देखा था कि यूरोप किस प्रकार से दो गुटों में बट गया था, जिसमें एक गुट के समर्थक या फ्रांस के समर्थक राजतंत्रवादी थे, और जो दूसरा गुट था, दूसरे गुट के समर्थक थे गणतंत्रवादी। फ्रांस के समर्थन में जो लोग, जो देश शामिल हुए, उनको गणतंत्रवादियों की श्रेणी में रखा गया, और फ्रांस के समर्थकों के खिलाफ जिन्होंने एकजुटता दिखाई और गठबंधन किया, वो राजतंत्रवादी गुट कहलाया, और उनका जो है राजतंत्रवादियों का गठबंधन कहलाया। उनको खतरा था कि कहीं जिस प्रकार से फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को उसकी पदवी से हटा करके राजतंत्र का अंत कर दिया है, इसी तरह से कहीं हमारे राज्य में भी निरंकुश राजतंत्र का अंत हो करके और आगे गणतंत्र की स्थापना ना हो जाए, इस डर के मद्देनजर उन्होंने विभिन्न देशों ने जो है गुट बनाना शुरू किया। शुरुआत में यदि हम देखें तो इंग्लैंड की जो सहानुभूति थी वो फ्रांस की ओर थी। यहाँ पे इंग्लैंड के सेनापति ने कहा भी था कि हम जो है फ्रांस के गणतंत्र का समर्थन करते हैं और अपनी उदारवादिता जो है उनके साथ रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने क्रांति का जो उग्र रूप देखा और यहाँ पे लुई 16वें को फांसी दी, तो इंग्लैंड ने जो है अपने विचारों को बदल लिया। यहाँ पे उसकी जो है मंशा पहले की तरह नहीं रही, और वो अब फ्रांस का सहयोगी ना होके फ्रांस का विरोधी हो गया, और जो उसके विरोधी लोग थे उनके साथ उसने एक गुट बना लिया। इस प्रकार से 15 देशों के लोगों का जो गुट था उसको एक गठबंधन बोला, जो फ्रांस के विरोध करने के लिए तैयार हुआ था, और उन्होंने उन 15 देशों के सेनाओं ने मिल करके फ्रांसीसी और फ्रांसीसियों के जो सहयोगी थे उनको शुरुआत में करारी पराजय दी, लेकिन बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, पहला प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पे ये पड़ा कि यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया। पहले ऐसा नहीं था, फ्रांस में राजतंत्र का बोलबाला था, वहां पे दो गुट हो गए। तो इस प्रकार से यूरोप का दो गुटों में विभाजन जो है फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पे पहला प्रभाव था। दूसरा जो प्रभाव था वो था यूरोप के देशों में क्रांति पर प्रतिक्रिया। तो जैसे ही हमने अभी पीछे बात की कि यूरोप के देशों में जो है विभिन्न जो देश थे उसमें दो गुट हो गए थे, राजतंत्रवादियों के समर्थकों का और गणतंत्रवादियों के समर्थकों का। तो यहाँ पे जो विभिन्न 15 देशों का जो गुट था, जो राजतंत्रवादियों का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने देशों में राजतंत्र को सुरक्षित करने के लिए जो है
और ज्यादा मजबूत हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उनकी राजतंत्र की जो निरंकुशता थी उनको और ज्यादा कड़ा कर दिया गया, जनता पे और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके कारण से जो है जनता को और ज्यादा कठोर यातनाएं दी जाने लगी। ऑस्ट्रिया हंगरी प्रशा की यदि हम बात करें, इंग्लैंड की यदि बात करें, तो वहां पे जो निरंकुश राजतंत्र की स्थिति थी उस निरंकुशता को और कठोरता से लागू कर दिया गया, नियमों को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया और जनता पे जो है अत्याचार किए गए। तो इस प्रकार से जो राजतंत्र के समर्थक नहीं थे, गणतंत्रवादी थे, उन देशों में जो है प्रेम की और जो भाईचारे की भावना है उसका प्रसार हुआ, लोग एकजुट होने लगे, फ्रांसीसी लोगों के जो उज्जवल भविष्य की वो कामना करने लगे और फ्रांसीसियों की जीत के लिए जो है वो आगे प्रार्थना करने लगे। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी जो गणतंत्रवादियों की जो प्रतिक्रिया थी वो विभिन्न देशों के गणतंत्रवादियों के लिए आगे एक मिसाल साबित हुई। तो यहाँ पे यूरोप के विभिन्न देशों में जो है क्रांति के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। यूरोप के उन दो गुटों में से ही अपने अपने जो भावनाओं को, विचारों को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ पे प्रतिक्रियाएं दिखाई। तो इसके बाद बात करते हैं हम यूरोप में अन्य परिवर्तन की। यूरोप में जो अन्य और क्या परिवर्तन आए, यूरोप में अन्य परिवर्तन, तो यूरोप में कुछ अन्य परिवर्तन भी आए, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति ने जो है इंग्लैंड को प्रभावित किया था और इसके जो क्रांतिकारी सिद्धांत थे उसने इंग्लैंड को ही नहीं अपितु विभिन्न यूरोपीय देशों पे प्रभाव डाला था। यहाँ पे जैसे कि 1789 से लेकर के 1799 तक के 10 साल का जो टाइम पीरियड, जिसमें फ्रांस क्रांति में उलझा रहा, विभिन्न देशों के साथ युद्धों में उलझा रहा, उसके बाद नेपोलियन की सत्ता आई और यहाँ पे नेपोलियन की सत्ता के बाद विभिन्न शांति समझौते भी हुए पेरिस में। तो शांति समझौते वो इसीलिए हुए थे क्योंकि फ्रांस का जो युद्धों में उलझा रहना या फ्रांस के लोगों का अपना गणतंत्र की जो गणतंत्रवादी जो विचारधारा थी, उनका अपने विचारधारा पे कायम रहना आगे जो है उस स्थिति को उसने जो है और ज्यादा बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से फ्रांस की जो युद्धों में उलझने की जो स्थिति थी उससे निकालने के लिए जो है विभिन्न शांति समझौते हुए, जिसमें जो है पेरिस शांति समझौते की हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों में प्रतिक्रियाएं हुई। 1815 का जो वियना सम्मेलन उस बात का जो है उदाहरण है। और यहाँ पे जो है विभिन्न देशों में ये भी परिवर्तनकारी कार्य हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन देखे गए कि विभिन्न देशों में अब जो है आम जनता समानता, स्वतंत्रता और बंधुता चाहती थी, जैसे फ्रांस के लोगों ने जो है प्राप्त की थी। वो भी अपने देश में अब संवैधानिक शासन चाहती थी, गणतंत्रवादियों का शासन चाहती थी, ना कि राजतंत्र का। यहाँ पे लोग अब जागृत होने लग गए थे और वो अपने अधिकारों के लिए जो है आवाज उठाने लग गए थे। अगला जो परिवर्तन था, अगला जो प्रभाव था वो था इंग्लैंड पर प्रभाव। इंग्लैंड पर प्रभाव। यूरोप की क्रांति ने जो है इंग्लैंड को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। बास्टिल के पतन के बाद एक बार तो इंग्लैंड ने जो है खुशी की लहर इंग्लैंड में दौड़ गई थी कि बास्टिल के दुर्ग को जनता ने खंडित कर दिया है और इस प्रकार से अब जो फ्रांसीसी जो लोग हैं उनको जो है उनके अधिकारों की प्राप्ति हो जाएगी, उनको जो है अपने अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे क्रांति का स्वरूप और ज्यादा कठोर होता गया, वैसे वैसे ही इंग्लैंड के जो लोगों के विचार थे वो क्रांति से हट करके उसके विरोधी जो है बन गए, उसके समर्थन के जो विचार थे उससे हट करके विरोधी हो गए। और इस प्रकार से इंग्लैंड ने विभिन्न देशों के साथ मिलकर के विभिन्न देशों की अगुवाई करते हुए 15 देशों का गठबंधन बना लिया, जो कि फ्रांस का विरोधी गठबंधन था। और यहाँ पे विभिन्न देशों की अगुवाई इंग्लैंड ने की और एकजुटता इसीलिए दिखाई कि कहीं आगे ये फ्रांस के देशों से सबक लेके विभिन्न देश जो है उनके ऊपर ही हमला ना कर दें।
और यहाँ पे उनकी जनता भी जागरूक न हो जाए। तो यहाँ पे इंग्लैंड पे बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसका। तो यहाँ पे 1795 से लेकर के और 1815 तक, 1715 से लेकर 95 से लेकर के 1815 तक जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 3-4 बार युद्ध लड़े गए और फ्रांस और इंग्लैंड जो है युद्धों में उलझा रहा। तो इसके बाद जो है ये जो हमने पढ़ा था कि विभिन्न देशों में प्रतिक्रिया हुई, तो इंग्लैंड में इसमें सबसे ज़्यादा जोर शोर से प्रतिक्रिया हुई। और इंग्लैंड जो था उसने अपने लोगों पे निरंकुशता, राजतंत्रात्मक निरंकुशता थी, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया और यहाँ पे लोगों के ऊपर और ज़्यादा जो है नियमों को कठोर कर दिया गया। तो इस प्रकार से इंग्लैंड को फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं कि विश्व पे फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव रहे, विश्व को फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे प्रभावित किया। वैश्विक स्तर पर जो है क्रांति ने क्या प्रभाव डाले उनकी अब हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, वैश्विक स्तर पे भी जो है फ्रांसीसी क्रांति ने दूरगामी प्रभाव डाले, जो केवल एक ही समय में यदि हम पढ़ने लग जाएं, काउंट करने लग जाएं, तो वो एक ही समय में उसकी बात नहीं कर सकते। उसके लिए जो है हम टाइम पीरियड निर्धारित नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ तक जो है उसने प्रभावित किया था, लेकिन फिर भी हम एक दायरा से सीमित करके जो है ये देखेंगे कि क्या प्रभाव डाले उसने जो है वैश्विक स्तर पे। तो सबसे पहला जो मुख्य प्रभाव था वो था राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। यहाँ से राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। तो सबसे पहले जो फ्रांसीसी लोगों का जो नारा था कि राज्य के स्वरूप को परिवर्तित करो, चेंज करो, समानता लाओ, स्वतंत्रता लाओ, हर व्यक्ति समान है, उसको समानता से जीने का हक है। तो यहाँ पे उसकी देखा देखी, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसियों की देखा देखी विभिन्न देशों के राज्यों का स्वरूप बदल गया। विभिन्न देशों ने जो है संविधान निर्माण करना शुरू कर दिया, लोक प्रभुसत्ता को उन्होंने बढ़ावा दिया और जिसके कारण जो है ये प्रभाव कोई एक ही समय की ये नहीं है कि एक संकुचित समय में हुए थे, ये आगे जाकर के बहुत ही बाद तक की घटनाएं हैं जिसमें जो है राजतंत्र का अंत करके गणतंत्रवादियों ने गणतंत्रवादी विचारों को आगे प्रोत्साहित किया और संवैधानिक शासन को आगे लागू किया। तो यहाँ पे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आए और विभिन्न देशों में जो है राज्य का जो राजतंत्रात्मक स्वरूप था उसको परिवर्तित करके गणतंत्र राज्य में बदल दिया गया। दूसरा है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना का विकास। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को सबसे महत्वपूर्ण समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे का संदेश दिया। यहाँ पे लोगों ने आपस में समानता से रहना जो है इनसे जो सीख ली थी वो थी समानता से रहने की, स्वतंत्रता से रहने की, भाईचारे के रूप में एकजुट होकर के रहने की। तो ये फ्रांसीसी क्रांति को विश्व की सबसे महत्वपूर्ण देन कही जाती है, क्योंकि इसके बाद जो है विभिन्न देशों के नागरिकों में समानता से, स्वतंत्रता से, बंधुता से रहने की जो है विचार पनपने लगे और मानव जीवन को सरल बना दिया गया, विभिन्न बंधनों से मुक्त बना दिया गया। जैसे कि पहले रूसों ने कहा भी था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वो आजीवन जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ है,
मतलब वो बंदिशों से, किसी न किसी रूप में रिश्ते नातों की बंदिशों से, विभिन्न नियमों के बंदिशों से उसका पूरा जीवन जो है जकड़ा रहता है। तो यहाँ पे लोगों ने समानता से जीना सीखा, स्वतंत्रता से रहना सीखा और बंधुता की भावना का जो है उनमें आपस में विकास हुआ। और यहाँ पे लोगों को संपत्ति रखने का, लिखने का, विचार व्यक्त करने का विभिन्न अधिकार जो फ्रांसीसी लोगों को प्राप्त हुए थे, विश्व के अन्य देशों में भी इस चीज पे प्रतिक्रिया हुई। अब लोग अपने विचार व्यक्त करने लग गए, इकट्ठे होने लग गए, अभिव्यक्ति की जो भावना थी उसका विकास किया गया, साहित्य लेखन होने लगा। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के वैश्विक और दूरगामी प्रभाव देखने को मिले। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है विभिन्न जो राष्ट्र थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। जैसे हमने देखा ही है कि शुरू में स्टेटस जर्नल के अधिवेशन से हमने जो है शुरू किया था क्रांति के लक्षणों को देखना, क्रांति को परिणित होते देखना। तो यहाँ पे जैसे ही जो है स्टेटस जर्नल का अधिवेशन हुआ, वहाँ तीसरे सदन को जो है अपमानित होना पड़ा और उसकी बातों पे किसी ने जब ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने जो है थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। उनके द्वारा अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित करते ही उनमें जो है एक नई भावना का संचार हो, जिसको हम राष्ट्रीयता कहते हैं। तो राष्ट्रीयता की जो भावना का संचार फ्रांसीसी लोगों में हुआ था, इसके मद्देनजर ही उन्होंने जो है राष्ट्रीय संविधान सभा अपने आप को घोषित कर लिया, संविधान निर्माण कर दिया और लोगों को संविधान के अनुसार अधिकार और जो है उनके कर्तव्य दिए गए। तो इस प्रकार से उनको जो है एक नागरिक कहा गया, समानता का दर्जा दिया गया। हालांकि ये चीजें धीरे धीरे चरणों में हुई, एकदम से जो है सारे ही अधिकार नागरिकों को नहीं मिले। विभिन्न संस्थाओं ने अपनी अपनी कोशिशों के द्वारा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने की जो है कोशिश की। नेशनल कन्वेंशन ने आगे जो है फ्रेंच भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा घोषित कर लिया और राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का कारण ये था कि लोग अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को मन में लेकर के राष्ट्र प्रेम के प्रति जो है जागृत हो जाएं और राष्ट्र के प्रति जो है देश भक्ति उनमें हो। तो इस बात से विभिन्न देशों ने भी सबक लिया, राष्ट्र प्रेम उनमें पनपा, राष्ट्र प्रेम उनमें जागा और यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना का जोरों शोरों से विकास हुआ। यहाँ पे 1789 की घटना यूरोप में बार बार दोहराई गई, जैसे कि 1793 में, 1830 में और फिर 1848 में, फिर 1870 में। तो ये फ्रांसीसी क्रांति जो है यहीं पे खत्म नहीं हो गई, इसके जो चरण थे एकदम से खत्म नहीं हो गए, बल्कि अपनी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करते हुए, राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाते हुए जो है धीरे धीरे समय समय पे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए उन्होंने पुरजोर मेहनत की, पुरजोर कोशिश की। इसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं प्रजातंत्र, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का सबसे मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि अब लोगों में प्रजातंत्र की भावना पनपने लगी कि राजा का शासन नहीं होना चाहिए, प्रजा का शासन होना चाहिए, प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है सरकार चलाएं। समाजवादी भावनाओं का विकास हुआ कि समाज के लोग एकजुट होकर के अपने दायरों को देखें और अपने अधिकारों को पहचानें और उनके प्रति जागरूक रहें। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, यहाँ पे एक देश दूसरे देश के साथ परस्पर वैमनस्य स्थापित करे और अच्छे संबंधों के साथ जो है भाईचारे की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहे। और ये जो है समय समय पे हमें देखने को भी मिला, जैसे कि अभी लोगों ने जब अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से वो नहीं पा सके तो आगे चल के 1830 में उन्होंने कोशिश की, उसके बाद उन्होंने 1848 में फिर से कोशिश की और फिर 1870 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे लोगों के मन में प्रजातंत्र की भावनाओं का विकास हुआ, समाज में समाजवादी विचारों को जो है प्रोत्साहन मिला और अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ। अगला जो मुख्य कारण था वो था
सांस्कृतिक प्रभाव। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति ने जो है सांस्कृतिक रूप से भी विभिन्न प्रभाव डाले। नेशनल कन्वेंशन के काल में जैसे कि हमने देखा कि विभिन्न स्कूल कॉलेजेस खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए, तो यहाँ पे शिक्षा का प्रसार हुआ, साहित्य का प्रसार हुआ, संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ पे जो उनकी जो संस्कृति थी वो उभर कर सामने आई। यहाँ पे लोक कला का विकास हुआ और लोग थे वो अब शिक्षा की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने धर्मांधता छोड़ दी, धार्मिक जो रूढ़िवादिता थी वो छोड़ दी और यहाँ पे फ्रांस के जो विभिन्न चर्च थे उनको तर्क के मंदिर में तब्दील कर दिया गया। अब लोग जो है फ्रांस में नास्तिकता एक तरह का फैशन बन गई। आस्तिक लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई और नास्तिकता वहां पे एक फैशन बन गई। आगे ये सब कुछ नेपोलियन के समय में भी चलता रहा। इस प्रकार से एक नई संस्कृति का समन्वय फ्रांसीसी समाज में, फ्रांसीसी राष्ट्र में देखा जा सकता है और वो नई संस्कृति का समन्वय विभिन्न देशों पे भी देखा जा सकता है। विभिन्न देशों ने भी फ्रांस से सीख ली और जो है उन्होंने अंधविश्वासिता को छोड़कर, जो धर्मांधता को छोड़कर आगे तर्क के आधार पर निर्णय लेना शुरू कर दिया। लोग अब जागृत होने लग गए। सबसे मुख्य जो विषय पर क्रांति ने प्रभाव डाला वो ये था कि उन्होंने विभिन्न देशों को संवैधानिक व्यवस्था दी। हालांकि उसके पहले भी जो है संवैधानिक व्यवस्था कुछ एक देशों में थी, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान विश्व को फ्रांसीसी क्रांति ने दिया। और लिखित संविधान में जो नियमों का जो लेखन था, लिखित होना था, ये जो है फ्रांसीसी क्रांति की, फ्रांस की विश्व को सबसे बड़ी और मुख्य देन है। और मीट्रिक प्रणाली जो है वो विश्व को फ्रांस की मुख्य देन है। दशमलव प्रणाली भी जिसको कहते हैं, जिसके आधार पर मात्रक निर्धारित कर दिए गए। आधुनिक समय में लगभग सभी देश जो है उसी मीट्रिक प्रणाली के आधार पर जो है मात्रकों का प्रयोग करते हुए अपनी वस्तुओं का जो है आदान प्रदान, लेन देन, आयात निर्यात करते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो है हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, उसके चरणों के बारे में। तो जिसमें हम जो है पढ़ रहे थे शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से बुर्बो शासकों ने फ्रांस के लोगों पे अत्याचार किया। 1643 से लेकर के 1715 तक जो है उन्होंने अपने ही हथकंडे अपना करके जनता पे निरंकुशता की सारी हदें पार कर दी। यहाँ पे लुई 14वें ने तो 1715 में जब वो फ्रांस का सम्राट बना, हद ही कर दी। उसने कहा मैं ही राज्य हूँ, ईश्वरीय अधिकारों का यूज किया और यहाँ पे उसके मुख से निकला हुआ जो वचन है वही जो है आगे कानून बन गया था। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमने बात की आगे लुई 15वें की, लुई 16वें की, और लुई 16वें की बात करते हुए उसकी खर्चीली पत्नी मेरी एंतायनोनेत के बारे में हमने पढ़ा। उसको श्रीमती घाटा कहते थे। बहुत ही खर्चीली रानी थी वो, अपने फैशन पे, शान शौकत पे बहुत ज़्यादा खर्च करती थी। फ्रांस में पहले ही आर्थिक संकट आया हुआ था और यहाँ पे रानी के जो असीमित खर्चे थे उनके कारण फ्रांस जो है आर्थिक ऋणग्रस्तता में और ज़्यादा बढ़ता गया। यहाँ पे रानी की विलासिता ही नहीं अपितु राजा और जो उसके मुख्य अधिकारी थे उनका भी विलासी होना इस बात का जो गवाह था, इस बात के लिए प्रतीक था कि क्रांति के लिए जो है वो भी जिम्मेदार थे। तो यहाँ पे इन सब कारणों के चलते फ्रांसीसी आम जनता पे विभिन्न अत्याचारों के चलते और पादरी और कुलीन वर्ग की विलासिता के चलते फ्रांस की जनता ने जो है क्रांति की शुरुआत की। यहाँ पे स्टेटस जनरल का जब अधिवेशन बुलाया गया, राजा पे जो है अर्थव्यवस्था को सही तरीके से जो है हैंडल करने के लिए जब राजा ने विभिन्न अर्थमंत्री नियुक्त किए, लेकिन कोई भी जो है लक्ष्यों को न पा सका और राजा को संतुष्ट न कर सका, जनता को संतुष्ट न कर सका। तो कोई भी जब ये ना कर सका तो नेकर ने सुझाव दिया कि अब तो स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुला लेना चाहिए। स्टेटस जनरल एक संस्था थी स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि वो जो है विभिन्न जो नए कानून है उसको लागू करने से पहले 3 सदनों वाली उस संस्था का अधिवेशन साल में एक बार बुलाना अनिवार्य था। एक बार के अतिरिक्त जो है कितनी बार भी जो है उसका अधिवेशन बुलाया जा सकता था यदि आवश्यकता हो तो।
लेकिन अब क्या है, 100 जब से जो है बुर्बो शासकों का शासन शुरू हुआ था, अब जो है 175 साल बाद उसका अधिवेशन राजा ने जनता के दबाव के कारण बुलाया था। यहाँ पे राजा ने जनता के दबाव के कारण जब उसका अधिवेशन बुलाया, तो यहाँ पे तीसरा जो सदन था, साधारण जो दल था, उसके साथ अमानवीयता का व्यवहार हुआ, जिसके चलते जो है उस अमानवीयता के कारण साधारण वर्ग के सदस्यों का राष्ट्रीय सभा में तब्दील हो जाना हमने देखा। राष्ट्रीय सभा का फिर राष्ट्रीय संविधान सभा में बदलना हमने देखा, और किस तरह से उन्होंने जो है राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय संविधान का निर्माण किया। उसके बाद व्यवस्थापिका सभा सत्ता में आई, और व्यवस्थापिका सभा ने कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए आगे जो है अपना सारा कार्यभार, सारी सत्ता के जितने भी रूल रेगुलेशन थे वो सारे नेशनल कन्वेंशन को सौंप दी। नेशनल कन्वेंशन ने भरपूर कोशिश करते हुए अपने लक्ष्यों को पाया, और जो है अपने लक्ष्यों को पाते हुए जनता को समानता का दर्जा दिया, लोगों को अब नागरिक कहा जाने लगा, और जो नेशनल कन्वेंशन थी वो हर रूप में जो है लोगों के लिए एक मिसाल बनी। तो यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन भी थोड़े समय के बाद अपनी जो सत्ता थी उसको जो है थोड़े समय ही वो चल पाई, और लगभग 3 साल के समय में उसका भी अंत हो गया। अब जो है 5 सदस्यों की एक डायरेक्टरी सत्ता में आई, और उन 5 सदस्यों की डायरेक्टरी ने फिर 4 साल जो है शासन किया, सत्ता संभाली। उसके बाद वो सत्ता जो है 1799 से लेकर के 1815 तक जो है नेपोलियन के हाथों में आ गई, नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में आ गई, और नेपोलियन एक जो तानाशाही शासक के रूप में फ्रांसीसी लोगों के सामने पेश हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सामने बात करी है 1789 से लेकर के 1799 तक फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न चरणों की। उसके बाद जो है हमने बात करी है फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़े, फ्रांस को क्या दिया क्रांति ने, और उसके बाद हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को क्या दिया, यूरोप को क्या दे रही, यूरोप को कैसे प्रभावित किया, और फिर हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या दिया, विश्व पर जो है क्रांति के क्या प्रभाव रहे, स्थायी प्रभाव के रूप में उसकी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल का जो लेक्चर होगा उसमें जो है हम आगे नेपोलियन का टॉपिक पढ़ेंगे, या कुछ और जो है अलग से टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति उसको आप अच्छे से रीड करेंगे, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको आगे दे दिया जाएगा। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।